तो हुती का मिसाइल तंत्र, इजराइल के खात्मे का मंत्र। स्पेशल रिपोर्ट होगी आपके सामने और चर्चा होगी सीधे ग्राउंड से मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ। और स्टूडियो में आपके बता दूं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सौरभ कुमार शाही सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए आज किस तरीके की रणनीति अपनाते हुए बड़े दावे किए जा रहे हैं, होंगी इस पर चर्चा। इजराइल हमास युद्ध सिर्फ अब स्थानीय युद्ध नहीं रह गया है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है दूसरे देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं और गाजा के अलावा लेबनान, यमन के चरमपंथी गुट ताल ठोकने में भी जुट गए हैं। इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। हमास के अलावा हुती और हिजबुल्लाह को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है ईरान। ईरान इन गुटों को हथियार और पैसा तो दे रहा है, इसका नतीजा यह हो रहा है कि इजराइल और पश्चिमी देशों की मुश्किल अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे हुती इजराइल के खिलाफ बना रहे हैं घातक ब्रह्मास्त्र और कैसे ईरान चरमपंथी गुटों के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मध्य पूर्व में बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं इजराइल हमास जंग की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि हमास के खिलाफ टैंक ब्रिगेड का यह एक्शन देखने को मिला। हमास के ठिकानों पर टैंक से गोले दागे गए, वो तस्वीर आपने देखी। टैंक अटैक में कई हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए। लेकिन अब इजराइल हमास जंग को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आई, जहां आईडीएफ सूत्रों की तरफ से बड़े दावे किए गए कि गाजा में अभी युद्ध लंबा चलेगा, कई महीनों तक गाजा में ये जंग चलती रहेगी। पहले लगा लड़ाई सिर्फ कुछ हफ्ते तक ही सीमित रह जाएगी। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर मिसाइल अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि एंटी टैंक ब्रिगेड पर यह भीषण हमला हुआ। आता हुआ थैंक यू टाइम चलो गया तो हमले में कैसे ठिकानों को तबाह किया गया आपने देखा। इजरायली नेवी का भी गाजा पर हमला हुआ था। हालांकि हमले के बाद हमास के लड़ाके भागते नजर आए थे, लेकिन सेंट्रल गाजा पर इजराइल के हमले की यह तस्वीर देखिए। एक साथ कई इलाकों में बमबारी हुई, हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया। अल जजीरा ने हमले का यह वीडियो जारी किया है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हुती विद्रोहियों का भी खतरा मंडरा रहा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी और बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जहां हुती इजराइल पर वार करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में जुट गया है। यमन और इजराइल के बीच 2300 किलोमीटर की यह दूरी है और हुती विद्रोही इससे भी ज्यादा दूरी वाली मिसाइल बनाने में कैसे जुट गए हैं। इन हालात को देखते हुए कई बड़े सवाल और यह भी सामने कि आखिर हुती विद्रोहियों के इस आतंक के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। जानना यह भी होगा कि क्या हमास के बाद अब हुती विद्रोहियों को कम आंकने की इजराइल गलती कर रहा है, क्योंकि यमन से हो रहे हमलों को लेकर इजराइल का जो रुख सामने आया है उसको लेकर होगी चर्चा। यमन के हमले को ध्यान भटकाने की क्या कार्रवाई मान रहा है इजराइल, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस बीच आपके सामने इंफॉर्मेशन है, इजरायली वेबसाइट i24 न्यूज के मुताबिक जो जानकारी साझा की गई है, हुती की इस तैयारी को लेकर डिटेल्स हमारे पास है। ईरान उसका कैसे साथ दे रहा है, ईरान हुती को मिसाइल बनाने में कैसे पूरी मदद कर रहा है, यहां तक कि उसकी टेक्निक भी उसे दी जा रही है। इसलिए अब इंफॉर्मेशन इजराइल को तबाह करने के लिए हुती की उन तैयारियों को लेकर आपके सामने, जहां सबसे महत्वपूर्ण है मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी में हुती जुटा हुआ है। सिस्टम में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों की पूरी रेंज शामिल बताई जा रही है, यहां तक कि परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। और जिस तरीके से यह तैयारी हुती रेबल्स कर रहे हैं, इजराइल को टारगेट में रखकर मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। मिसाइल बनाने में हुती को ईरान पूरी मदद कर रहा है। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि मौजूदा समय में हुती विद्रोहियों के पास आखिर इतनी मिसाइलें मौजूद है, इसके आंकड़े जाहिर सी बात है डिक्लेयर तो नहीं किए जाते, लेकिन दावा किया जा रहा है अकील को लेकर, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज की है। टैंकील को लेकर उसकी रेंज भी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाली बुरकान को लेकर दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि 1350 से 1950 किलोमीटर के तूफान मिसाइल को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर की कुछ, यहां तक कि मध्य पूर्व में ईरान जिस तरीके से अभी बड़ा फैक्टर बना हुआ है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात की जा रही है, या ये कहें कि जिस तरीके से 900 माइल्स की दूरी है इजराइल की
यमन उसको देखते हुए कौन सी ऐसी मिसाइल और ईरान के जरिए मदद के तहत इस युद्ध में भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ईरान कैसे इजराइल और अपने दुश्मन पड़ोसी सऊदी अरब से निपटने की रणनीति बना रहा है, इसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन इस बीच सबसे पहला सवाल शरदेंदु सर मेरा आपसे है, यमन जिस तरीके से खुले तौर पर अब वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों का अंदेशा भी दे रहा है, यमन से हो रहे ये जो हमले हैं इसको आप किस तरीके से आंक रहे हैं? और क्योंकि ये इजराइल के लिए जिस तरीके से मुश्किल बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को ईरान ने एक्टिव कर दिया है इजराइल का खात्मा करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आज की डेट में हूथी को आगे करके ईरान उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है। ईरान ने ये बना रखा है कि अगर वो डायरेक्टली युद्ध में नहीं आता है तो हूथीज़ को इतना एम्पावर कर देगा, इतनी तरीके की मिसाइलें देगा कि जिससे कि हूथी के नाम पे वो इजराइल पर अटैक करे, जिससे कि वो उसकी सरजमी सुरक्षित रहे, उसके ऑयल इंस्टॉलेशन सुरक्षित रहें, उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सुरक्षित रहे। तो उसकी एक टैक्टिक्स है, उसने देखिए 3-4 ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। ISIS है, IRGC है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जिसको बोलते हैं, और एक हिजबुल्लाह और यूती है। अगर इन सारों, और हमास तो युद्ध में लड़ ही रहा है, अगर इन सब की मदद से वो अपने आर्सेनल इनको सप्लाई करता, उनके थ्रू इजराइल पर अटैक कराता है, तो वो डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा, और इस तरीके के लड़ाकों के तहत इजराइल को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल इसको अच्छी तरीके से समझता है, लिहाजा इजराइल भी उसको बड़े लिमिटेड तरीके से उसका जवाब दे रहा है। मकसद इजराइल का इस समय हमास को पूरा खत्म करना है गाजा पट्टी में। स्पिल ओवर उसका वेस्ट बैंक में जा रहा है, वहां भी सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली फुल फ्लेजेड वॉर की तरह सीरिया, लेबनान और यमन से नहीं इंगेज हो रहा है। इसी तरह वो रेड सी में भी अपना उसने जंगी बेड़ा लगा रखा है, उसके थ्रू वो सारे अरेबियन कंट्रीज पे, स्पेशली ईरान और यमन पे नजर बनाए हुए। सिनेरियो को देखते हुए ये जो पोस्चरिंग की जा रही है और जिस तरीके से इजराइल का घेराव किया जा रहा है, सौरभ कुमार शाही सर मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर मेरे सहयोगी मनीष ने भेजी है, जहां कल यमन से इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई जिसे बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने आक्रामकता नहीं दिखाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल हूथी को कम आंक रहा है, जिसका थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया, क्योंकि हूथी पर इजराइल का रुख सामने आया है। इजराइल ने इसे ध्यान भटकाने की कार्रवाई माना है। फिलहाल इजराइल हूथी पर नहीं बल्कि हमास पर फोकस करना चाहता है। यह भी एक बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर है, लेकिन मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या हमास के बाद अब हूथी विद्रोहियों को कम आंकने की कहीं इजराइल गलती तो नहीं कर रहा है? इस सिनेरियो को समझते हुए यह साफ हो चुका है कि अब मुश्किलें इजराइल की हूथी रेबल्स ने भी बढ़ा दी हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, IDF के टॉप लेवल के अधिकारियों से मैंने खुद भी कई बार ये सवाल किया है, और उनका तो बार बार यही कहना था कि हूती दरअसल हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं और हम अपना ध्यान अभी हमास के अलावा कहीं और नहीं ले जाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि IDF ये चाहता है, लेकिन हूती क्या चाहता है? आप देखिए कि हूती की तरफ से जो अटैक किया गया है कितने प्रोफेशनल तरीके से किया गया, और अब तो यमन की एयरफोर्स उसके साथ है कि हूती विद्रोही ना केवल लाल सागर के तरफ से इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, बल्कि जब उन्होंने ये सोचा कि गाजा पट्टी में जो इजरायली सैनिक हैं वो वहाँ पर बगैर किसी एयर डिफेंस के हैं, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया वाला एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीन के उन इलाकों में, मतलब गाजा पट्टी के उन इलाकों में भी अटैक किया जहाँ पर इजरायली सैनिक मौजूद हैं। तो यानी दो डायरेक्शन से वो अटैक कर रहे हैं। एक रेड सी होते हुए अटैक कर रहे हैं इजरायली टेरिटरी पर, दूसरा वो सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मिसाइलों को लेकर, और चूंकि सऊदी अरेबिया के पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यही वजह है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री जब गए तो उनको अमेरिका ने यही कहा कि हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगा कर देंगे ताकि हूती के मिसाइलों को रोका जा सके। राइट। एक बड़ा चैलेंज है अभी फिलहाल। मुझे भी लगता है कि IDF अंडर एस्टिमेट कर रही है, और आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती बनकर IDF के सामने दिखाई। चलिए, ध्यान भटकाने की आपने एक कोशिश जरूर की है, लेकिन यमन और हूती के ज्यादातर हथियारों के पीछे ईरान है। इसको लेकर सौरभ सर मैं आपसे सवाल करूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन वॉल पर भी ज्वाइन करें, क्योंकि ईरान ने हूती को अब तक क्या क्या हथियार दिए हैं ये इन्फॉर्मेशन भी अब हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि खबरें यहां पर 2100 किलोमीटर रेंज वाली शाहिद को लेकर भी सामने आई हैं। सौरभ प्लीज इफ यू कैन ज्वाइन मी हियर। 2000 किलोमीटर की खैबर, 1000 किलोमीटर की शायब, और साथ ही 180 खातिफ के साथ साथ 110 से 2000 किलोमीटर की फतेह को लेकर ये खबरें सामने आ रही है। हूती के पीछे ईरान है, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि सर्फेस टू एयर मिसाइल भी किस तरीके से हूती रेबल्स
केबल्स की ताकत बढ़ाते आए हैं, जिसमें 150 किलोमीटर की मिराज के साथ साथ 40 से 45 किलोमीटर की साइद 2C को लेकर भी खबरें हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हुती को इस तरीके से एक्टिव करना, ईरान की क्या रणनीति? देखिए, हुती जो है बेसिकली ग्रुप का नाम अंसारुल्लाह है। हुती एक ट्राइब है जिसके फाइटर्स उसमें लड़ते हैं, लेकिन ग्रुप का नाम अंसारुल्लाह है। तो पहले तो उसको अंसारुल्लाह कहा जाए क्योंकि दैट इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप। ईरान जो है और उसके साथ इनके टैक्टिकल अलाइंसेस बहुत पहले से हैं। वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इजराइल को लेके हैं, सऊदी अरब को लेके भी इनके अलाइंसेस रहे हैं और एक एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ दोनों के बीच रहा है। अभी तक जो आपने हुतीज़ के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स देखे हैं वो उनके कम कैलिबर के मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो उन्होंने यूज़ किया है सैचुरेशन अटैक के लिए। सैचुरेशन अटैक कहा जाता है जब आप अपने यानी कमज़ोर एसेट्स के थ्रू दुश्मनों के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं उनको सैचुरेट कर देते हैं, यानी उसको आप डिप्लीट करते हैं। अभी जो उनके अच्छे मिसाइल, जो उनके ज़्यादा ताकतवर मिसाइल्स हैं, जैसे कुद्स 4, अभी तक उन्होंने जो हमले किए मिसाइल से वो कुद्स 2 और कुद्स 3 वर्जन से मिसाइल के, कुद्स 4 से उन्होंने हमला नहीं किया है। बुरकान से उन्होंने हमला किया है, लेकिन तूफान जो उनका सबसे ज़्यादा रेंज का है उससे उन्होंने हमला नहीं किया है। इस तरह के अभी जो डेडली मिसाइल्स हैं उनके, वो उन्होंने अभी तक स्टोर कर रखा है कि अगर ये फर्दर एक्सकेलेशन होता है तो उसको यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स यूज हो रहे हैं वो सारे कम कैलिबर्स के हो रहे हैं ताकि ये सैचुरेट किया जा सके, देखा जा सके कि उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरी लगी हुई है वो कहाँ पे लगी हुई है, उनको लोकेट किया जा सके। तो ये अभी तक साथ साथ यूएवी और इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से एंटी शिप मिसाइल भी इसमें बड़ी ताकत के तौर पर बताए जाते हैं। यूएवी का मैंने जिक्र किया, तो देखिए समद 4 को लेकर ये खबर है जो कि 1900 किलोमीटर की रेंज की बताई जाती है। इसके साथ एंटी शिप मिसाइल जिसमें खलीज, अल बहर और फज्र भी शामिल बताई जा रही है। तो ये जो हुती की इस वक्त की स्ट्रेंथ है, ये किस तरीके से इस वॉरफेयर में इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मध्य पूर्व में ईरान किस तरीके से एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। कुछ डिटेल आपके सामने होंगी, क्योंकि ईरान कैसे इजराइल और अपने दुश्मन पड़ोसी सऊदी अरब से निपटने की रणनीति बना रहा है। सौरभ, आप वापस पोडियम की तरफ रुख करें, मैं इसको लेकर आपसे सवाल करती हूँ, क्योंकि इसी रणनीति पर मैं चर्चा करना चाहूंगी जहां इजराइल से सीधे टक्कर लेने की बजाय चरमपंथी गुटों को आगे ईरान कर रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि अरब दुनिया में पश्चिम विरोधी देशों को एकजुट करने में ईरान जुटा हुआ है। शिया बहुल ईरान इस्लामिक जगत का अगुवा बनाना चाहता है। यहां तक कि अरब देशों से ईरान के विवाद उसे स्थानीय ताकत बनने के लिए भी अब प्रेरित कर रहे हैं। इसी सिचुएशन और इसी सिनेरियो को समझते हुए आपको क्या लगता है सौरभ कि ईरान जिस तरीके की भूमिका निभा रहा है, ये मिडिल ईस्ट की बादशाहत को लेकर ये एक सबसे बड़ा रुख अभी ईरान स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए कर रहा है, क्योंकि वो सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये जो एक अगर आप 1979 का रेवोल्यूशन देखें, उसकी आप आइडियोलॉजी को देखें, तो उसको उस पर रूटेड ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको आप बार बार चरमपंथी ग्रुप्स कहते हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने इन कंट्रीज़ पे जहाँ पे इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा था या दुनिया की और कोई ताकतों ने कब्ज़ा कर रखा था, जैसे आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं, तो हिजबुल्लाह का जन्म हुआ क्योंकि सदर्न लेबनान पे इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा था और इजराइल से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह का जन्म दिया ईरान ने। और अगर आप हुती की बात करें तो हुतीज़ जो ट्राइब है और ये अंसारुल्लाह ग्रुप है, ये बहुत पुरानी ग्रुप है। एक ज़माने में ये सऊदी अरब के साथ मिलकर इजिप्ट के खिलाफ, नसर के खिलाफ ये लड़ते थे। आज ये सऊदी अरब के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि उनके सपोर्ट के जो ग्रुप्स हैं वो यमन का उस पर कब्जा हो जाए। तो वहाँ पे ईरान जो है इसको हेल्प करता है हुतीज़ को। लेकिन जहाँ तक इनके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, इसमें डाइवर्जेंस, इसमें कन्वर्जेंस तो हैं ईरान और अंसारुल्लाह के, लेकिन ये कहना कि सिर्फ ईरान ही इसको डायरेक्ट करता है ये गलत हो गया। ये खुद मुख्तार ग्रुप्स हैं, इनके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, इनके अपने डिसीजंस होते हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कैरी आउट करते हैं। लेकिन हेल्प और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस तरह की चीज़ें ईरान करता है। वो ईरान इस तरीके की जो हरकतें करता है वेस्ट एशिया से, क्या मनीष ये कहना सही होगा कि एक हद तक किनारा करने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका, और अब अमेरिका को देखते हुए ईरान के ये बहुत बड़े स्ट्रैटेजिकल मूव है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो जो कुछ हो रहा है मध्य पूर्व में या फिर दुनिया भर के इस हंगामे के पीछे ईरान का बड़ा हाथ है। ये बात न केवल इजराइल कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है और दुनिया देख भी रही है कि ईरान किस तरीके से चौधरी बना घूम रहा है अभी। चाहे वो अमेरिका में चेतावनी देने की बात हो या फिर ईरान के विदेश मंत्री जिस तरीके से एक के बाद एक टर्की या दूसरे और देशों का दौरा कर रहे हैं और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात अहम हो जाती है कि देखिए, यमन ने इस वक्त सऊदी अरब से और जॉर्डन से परमिशन मांगी थी कि आप अपना एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दीजिए ताकि हम इजराइल पर हमला कर सकें। हालांकि उन्होंने नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ यमन का ये भी दुस्साहस है, क्योंकि उन्हें ये लगता है
कि इस वक्त ईरान के नेतृत्व में जिस तरह से मुस्लिम देशों को कंसोलिडेट किया जा रहा है, हर मुस्लिम देश अपना एयर स्पेस भी इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए देगा। उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सोचते हुए कई देश अभी, चाहे जॉर्डन हो चाहे सऊदी अरब हो, अभी फिलहाल एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन गोलबंदी तो हो ही रही है। गोलबंदी फिर यमन कर रहा है, गोलबंदी फिर लेबनान कर रहा है। अब अभी से जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं 24 घंटे के बाद जो हिजबुल्लाह चीफ का स्पीच होने वाला है, उसको लेकर आईडीएफ की तैयारी है। आईडीएफ को आशंका है कि हिजबुल्लाह चीफ युद्ध का ऐलान करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए, एक तरफ हुती, एक तरफ हिजबुल्लाह, और हमास से तो आप लड़ ही रहे हैं, तो कितनी बड़ी परेशानी होगी यहाँ पर इजराइल में। बिल्कुल, कई जगह हमास और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग जारी है और उससे जुड़ी जो जानकारियां अभी तक साझा की जा रही है, बड़े दावे किए गए कि गाजा में कैसे आमने सामने की इस जंग में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। 50 फीट की दूरी से आमने सामने की लड़ाई और गाजा की कई गलियों में दोनों तरफ से हो रही फायरिंग। हालांकि हमास के लड़ाके आईडीएफ पर छिपकर जिस तरीके से वार कर रहे हैं, मनीष, इस बारे में हम लगातार चर्चा करते आए हैं। ये बहुत मुश्किल हो चुका है आमने सामने की इस जंग में। जगह जगह सर्च ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, वहीं उसी सर्च के दौरान लगातार हो रहे उनके ऊपर अटैक। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त मैं खुद भी उस इजराइल और गाजा बॉर्डर पर उस पॉइंट पर हूं जहां से मुझे साफ तौर पर गाजा के वो इलाके दिख भी रहे हैं। और अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक धीरे धीरे, जो आप देखिए, अगर कैमरे पर आपको पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है, तो बहुत सारे जो ट्रूप्स थे जो पहले यहाँ दिखाई दे रहे थे वो और अंदर चले गए। और इसीलिए आईडीएफ ने कहा है कि हमने हमास का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको भेज दिया है। अब हम गाजा सिटी के गेट पर चले गए हैं। उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग सी हो गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़ा जाए ताकि आईडीएफ की कैजुअलिटी कम से कम हो, क्योंकि मंगलवार को हमने देखा कि एक दिन में ही 17 सैनिक मारे गए थे आईडीएफ की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी ने मुझे भी कहा कि कई ऐसे मौके आए जहां पर हमास और आईडीएफ के ट्रूप्स के बीच में महज 50 फीट से 100 फीट तक का डिस्टेंस था। तो आप सोचिए, इस तरह का जब क्लोज फाइट हो, जब आमने सामने एक दूसरे को दोनों देख सकते हैं, एक दूसरे की आंखें मिल सकती है, उस वक्त कितना रिस्क रहता है और उस वक्त रियल टाइम डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए जहां एक तरफ ट्रूप्स सीधे फायरिंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो एयरफोर्स है या फिर जो नेवी है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। यानी आगे बढ़ने से पहले उन्हें बताती है कि सामने वाला बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमास के लोग छुपे हुए हैं। फिर वहां पर एयर स्ट्राइक होती है। फिर वो जब ध्वंस हो जाता है तब फिर बुलडोजर और टैंक के जरिए वो आगे बढ़ते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ वो लगातार गाजा सिटी के अंदर प्रवेश करती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगले जो 24-48 घंटे हैं वो इसमें बेहद अहम साबित होने वाले हैं, जब ट्रूप्स ग्राउंड पर जो है खास करके गाजा सिटी के अंदर कुछ पकड़ बना सके। से 26% इमारतें गाजा सिटी में शरदेंदु सर तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद आता है दीर अल बलाह का वो इलाका जहां पर 6 से 8% यानी 3200 से 4000 इमारतें तबाह। खान यूनिस, जिसको लेकर लगातार खबरें आती हैं कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, 5100 से 6200 यानी 6.3% से 7.6%। और राफा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर गतिविधियां, यहां पर जितनी हम कहें क्रॉसिंग बॉर्डर पर गतिविधि हलचल रहती है, उस दौरान 2000 से 2500 यानी 4.2% से 5.2% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अब ये इस पूरी गाजा पट्टी को देखते हुए नॉर्थ गाजा सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। देखिए, जैसा कि आपने फिगर दिखाया और जिस तरीके से इजरायली ऑपरेशन प्रोग्रेस किया है, शुरुआत में देखिए नॉर्थ गाजा पे अटैक हुआ, लिहाजा 33% तक का देखिए टारगेट वहां उन्होंने एंगेज किया, 33% डिस्ट्रक्शन किया। और फिर आता है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी का जो गाजा सिटी है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे देखिए अटैक का जो परसेंटेज वो 26.5% के आसपास दिखा रहा। अगर आप इन सबको देखें तो एक पैटर्न इमर्ज होता है कि उन्होंने देखिए नॉर्थ और गाजा सिटी को तो पूरी तरीके से आज की डेट में नेस्तनाबूद कर दिया है। कॉम्बैट पोटेंशियल कहते हैं कि अगर जहाँ 30% से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो करीब करीब तबाह माना जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अब देखिए यह ऑपरेशन धीरे धीरे फर्दर साउथ में बढ़ता जा रहा है। राफा में अटैक बड़ा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट है, लेकिन इजराइल ने वहाँ भी स्ट्राइक किया है। और साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके के डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आ रही हैं, कौन सी बिल्डिंग है जो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। अगर आप उसके नंबर देखेंगे 3600 से 15300 इन नॉर्थ गाजा में, 14300 से 16400 इन गाजा सिटी में, तो क्या बचा वहां पे? वहां कुछ बचने की संभावना नहीं बची। जो क्या बचा वहां पर? संभावना नहीं बचती गाजा में ही, क्योंकि मनीष हमारे साथ है। शरदेंदु सर, मनीष, क्या अब ये मान ले कि भले ही आधिकारिक तौर पर ये कहा जाए ग्राउंड ऑपरेशन सीमित दायरे में हो रहा है, थोड़े वक्त के लिए होता है फिर रुक जाता है, लेकिन ये उसी का नतीजा है, तो उस लिहाज से क्या समझे? आईडीएफ कामयाब होता आ रहा है अभी तक के ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देने के बाद?
और किस स्तर पर वो आगे बढ़ चुका है? देखिए, अगर आईडीएफ का लक्ष्य ये था कि उन्हें सारे बंधकों की रिहाई करनी है तो फिर 10 में तो उसे अभी 0 मार्क्स मिलते हैं 27 दिन के बाद। अगर आईडीएफ का मकसद है कि हमास का सफाया करना है तो 10 में आप 2 नंबर दे सकते हैं मुश्किल से इस वक्त, क्योंकि खुद आईडीएफ भी मानती है कि हमास के लड़ाके रक्त बीज की तरह है, आप मारते जाएंगे वो पैदा होते जाएंगे। लेकिन अगर आईडीएफ का मकसद है कि नहीं हमें नॉर्थ गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करना है तो आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स है, 10 में 5 उनसे मिलते हैं। लेकिन यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनको बढ़ जाता है, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि हमारा ये मकसद नहीं है, लेकिन बार बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव यही कह रहा है कि आपका असली मकसद यही है। और तेज़ी के साथ जिस तरीके से सफाया हो रहा है, देखिए लगभग 40,000 के करीब छोटे बड़े, इस वक्त जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ बहुत तेज़ धमाके की मुझे आवाज़ आई, तो करीब 40,000 के करीब छोटे बड़े बिल्डिंग ऐसे हैं जिस पर एयर स्ट्राइक से हमला हुआ है। गाज़ा पट्टी कोई न्यूयॉर्क शहर तो है नहीं कि जहाँ पर लाखों इमारतें हैं, तो वैसी स्थिति में 40,000 इमारतें ख़त्म हो जाने के बाद या डैमेज हो जाने के बाद बचा क्या है? वो तो केवल मलबों का ढेर बचा है। उसके बाद तो बस दुनिया के तमाम बुलडोजर को लाकर आपको केवल मलबा साफ करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं अब ज़मीन समतल हो गई है, अब मुझे इसको खोदना है क्योंकि समंदर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग है। तो अलग अलग तरह की दलीलें हैं, लेकिन हाँ ये भी बात सच है कि आईडीएफ के पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर आपको हमास को ख़त्म करना है तो नॉर्थ गाज़ा में जाना ही पड़ेगा, आपको हमास के साथ लड़ना ही पड़ेगा। और वो कह भी रहे हैं, आईडीएफ कह भी रही है कि हमास के साथ अभी भयंकर लड़ाई हो रही है। तो अंदर खाने जो लड़ाई हो रही है उसकी आवाज़ तो मुझे सुनाई दे ही रही है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? एक और सिचुएशन है मनीष जिस पर हम चर्चा करते हैं, वो ये हकीकत कि गाज़ा के लोग हमास के लड़ाके गाज़ा की ज़मीन छोड़ने को इतने हमलों के बावजूद तैयार नहीं है।